अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम PSY 611 के लेसन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। एथिकल स्टैंडर्ड्स टॉपिक 21 है हमारा। इसके अंदर यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ये प्रिंसिपल्स जिनकी हमने बात की है, क्या जो ऊपर प्रिंसिपल्स है, सॉरी, जो हमने पढ़े हैं पहले पिछले टॉपिक में पढ़े हैं लेसन में, ये मज़ीद 10 स्टैंडर्ड्स में डिवाइड किए गए हैं, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज, कॉम्पिटेंसी है, ह्यूमन रिलेशन है, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, असेसमेंट और थेरेपी। इनको हम वन बाय वन डिटेल से देखेंगे। टॉपिक 22 हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज। अगर साइकोलॉजिस्ट को पता, इसके अंदर पहली चीज़ मैं बता दूँ आपको, रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज के अंदर है मिस यूज़ ऑफ साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजिस्ट वर्क। अगर साइकोलॉजिस्ट को चलता है कि इनकी रिसर्च को मिसयूज़ किया जा रहा है, तो वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिनसे इसे ठीक कर सकें। इसके लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथिक्स एंड लॉज, रेगुलेशंस और अदर गवर्निंग लीगल अथॉरिटीज़। मसलन एक बंदा आपके पास आता है, कहता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी जगह पर खुद को बर्न करना चाहता है। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि क्या इसकी इशू को कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है या दूसरों को बताना ज़रूरी है, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ से मुहतात रहें, इसे इस काम से रोके रखें। कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स। अगर किस जगह पर एपी ऑर्गेनाइजेशन कोड्स आपस में कन्फ्लिक्ट कर जाएं, तो इसे रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। मसलन एक बंदा किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स ले रहा है, जिसकी वजह से इसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये चीज़ इसके ऑर्गेनाइजेशनल वर्क में मसला पैदा कर सकती है। साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो इस बंदे को रिटर्न में दे कि वो फ़लाँ काम के लिए कुछ पीरियड के लिए कैपेबल नहीं है। रिपोर्टिंग एथिकल वायलेशंस। एक बंदा थेरापिस्ट को बताता है कि इसे चोरी चोरी की आदत है, जहाँ पर वो काम करता है वहाँ से कोई ना कोई चीज़ चोरी कर लेता है। तो इस वक्त इसे इसके रेलेवेंट लोगों और कोलीग्स वगैरह को बताना ज़रूरी है, ताकि वो कम से कम उसे ऐसा करने का मौका दें, यानी कि उसे इस चीज़ से बाज रखें। टॉपिक 23 है रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज, इनफॉर्मल रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल वायलेशंस। इसमें कह रहा है कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट को एथिकल वायलेशन करता देखता है, तो इसे चाहिए कि इसे रिजॉल्व करने में इसकी मदद करे। अग इसके लिए कोई भी इनफॉर्मल तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखे तो। कोऑपरेटिंग विद एथिक्स कमेटीज़। अगर किसी सूरत हाल में एथिकल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो अवेलेबल रहे और एपीए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। इम्प्रॉपर कंप्लेंट्स। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि इस तरह के फैक्ट्स इकट्ठे ना करे जो किसी भी इशू को सही तरह प्रूव ना कर सकें, जो रिजेक्ट हो जाएं। मसलन किसी के बारे में कहते हैं कि इसने थेरेपी का सुनते हैं कि किसी उसने थेरेपी का जाली डिप्लोमा बना लिया है। अगर हम इसको प्रूव नहीं कर पाते, तो ये हमारे लिए खुद के लिए एक कंप्लेन बन जाएगी। अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कंप्लेंट एंड रिस्पोंडेंट्स। एक बंदा अगर एक बंदे की कोई एथिकल कंप्लेन आती है, जब तक वो ठीक प्रूव नहीं होती, हम उस बंदे की प्रमोशन या सैलरी वगैरह नहीं रोक सकते। कंपिटेंस। टॉपिक 24 नंबर 1 है, 2.1 में कह रहा है कि बाउंड्रीज ऑफ कंपिटेंस। कंपिटेंस आप कह लें क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड होना एक बंदे का। साइकोलॉजिस्ट के लिए तमाम एरियाज़ में कम्पिटेंट होना पॉसिबल नहीं, वो किसी स्पेसिफिक एरिया में कम्पिटेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी की स्पीच थेरेपी में एक्सपर्टीज़ हो, तो लेकिन उसकी जो है मैरिटल थेरेपी में एक्सपर्टीज़ ना हो। मेंटेनिंग कम्पिटेंस। इसमें कह रहा है कि जो एक कम्पिटेंसी होती है, जिस तरह यहाँ पे आप लगा लें
कि साइकोलॉजिस्ट अंडरटेक ऑनगोइंग एफर्ट्स टू डेवलप एंड मेंटेन देयर कॉम्पिटेंसीज बेसिस सॉरी यहाँ से पहले देखिए 2.2 प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड इन एमरजेंसी। एमरजेंसी में जब किसी मरीज़ को थेरेपी की ज़रूरत पड़े तो वो कोई ना कोई ऐसा थेरेपिस्ट उस टाइम अवेलेबल होना चाहिए जो किसी भी तरह की सिचुएशन में थेरेपी कर सके। अगरचे वो थेरेपी होगी लेकिन बाद में वो उसे दूसरे स्पेसिफिक जो उस डिजीज़ के रिलेटेड थेरेपी है थेरेपिस्ट है उसके पास वो उसको रेफ़र कर सकते हैं। मेंटेनिंग कॉम्पिटेंस के अंदर के प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स और अपग्रेडेशन शुड बी कंडक्टेड। कोई किसी चीज़ में अपग्रेडेशन आती है तो उसके रिलेटेड ट्रेनिंग करना भी ज़रूरी है। बेसिस फॉर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल जजमेंट साइकोलॉजिस्ट वर्क इज बेस्ड अपॉन साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल नॉलेज डेलीगेशन ऑफ वर्क टू अदर्स काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन असिस्टेंट या थेरेपिस्ट को ही देनी चाहिए जिनका हमें कंफर्म हो कि वो ये काम अच्छे तरीके से करेंगे। मसलन किसी असिस्टेंट को कहना कि पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग कर लो लेकिन असिस्टेंट एक्सपर्ट नहीं है तो ये चीज़ अनएथिकल होगी। 2.6 है पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साइकोलॉजी खुद से पेन या एक ग्रीफ से गुजर रहा होता है तो उस वक्त किसी और इंडिविजुअल को थेरेपी देना इसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता। टॉपिक 25 है ह्यूमन रिलेशंस अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन। साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि लोगों को जेंडर के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, रेस के हिसाब से जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना करे। मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकता है जो आपका क्लाइंट है वो आपका रिलेटिव, दोस्त या कोवर्कर हो जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो ये चीज़ प्रोफेशनल सजेशंस देने के दौरान मसले का बाइस बन सकती है। नंबर 3 सेक्सुअल हरासमेंट है। सेक्सुअल हरासमेंट में कह रहा है कि साइकोलॉजिस्ट शुड नॉट इन्वॉल्व इंडल्ज इन सेक्सुअल हरासमेंट। अवॉइडिंग हार्म साइकोलॉजिस्ट टेक स्टेप्स टू अवॉइड एंड मिनिमाइज द हार्म्स। लेकिन अगर हार्म टेम्परेरी है और फ़वाद ज़्यादा हैं तो इसे सेफ समझा जाता है। 3.5 इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्लाइंट की थेरेपी और ट्रीटमेंट से पहले इसे इसके बारे में बताना ज़रूरी है और इसमें इसकी इजाज़त लेना भी बहुत ज़रूरी है। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर कह रहा है कि थेरेपी में जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे चाहिए कि थेरेपी रोक दे या क्लाइंट को किसी और एक्सपर्ट के पास रेफ़र कर दे। 3.7 थर्ड पार्टी रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज थेरेपी के साथ साथ एक दूसरी फील्ड या एक्सपर्टीज़ से भी कह रहा है कि सर्विसेज लेनी हो तो ट्रीटमेंट से पहले इसका अंदाज़ा लगाकर क्लाइंट को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। टॉपिक 26 है ह्यूमन रिलेशंस एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप्स। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही किसी अथॉरिटी पर भी फायज हैं तो आप बाय फोर्स किसी पर, किसी क्लाइंट पर, एम्प्लॉय या स्टूडेंट पर अपनी थेरेपी या मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉपरेशन विद अदर प्रोफेशनल्स साइकोलॉजिस्ट ऐसे क्लाइंट्स को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और अप्रोप्रिएटली ट्रीट करने के लिए दूसरे प्रोफेशनल मतलब कि क्लाइंट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करने के लिए वो दूसरे प्रोफेशनल से भी मदद ले सकते हैं, कॉपरेट कर सकते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज हो सकता है साइकोलॉजिस्ट को कोई हेल्थ इशू हो जिसकी वजह से वो सही तरह परफॉर्म ना कर सके या शायद क्लाइंट को सर्विसेज इशू जो है ना सीरियस इशू हो जिसकी वजह से वो ठीक ना हो सकता हो। तो ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट या साइकोलॉजिस्ट की डेथ भी हो सकती है या फिर जो इनकी रीलोकेशन भी हो सकती है, यानी कि जहाँ पर वो पहले रहते हैं हो सकता है वो वहाँ से किसी दूर जगह पर जाकर रहना शुरू कर दें। साइकोलॉजिकल सर्विसेज डिलीवर टू और थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इसमें पहला पॉइंट जो है ए पॉइंट में कह रहा है कि अगर साइकोलॉजिस्ट किसी गवर्नमेंट इदारे में जॉब कर रहा है और इसकी रिटायरमेंट में कम वक्त रह गया है तो क्लाइंट को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ये बताना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिस्ट वो जगह छोड़कर किसी और लोकेशन पर रेजिडेंस इख्तियार करने वाला है तो ये भी पहले से क्लाइंट को बताना ज़रूरी है। नंबर बी में कह रहा है कि
अगर रिटायरमेंट से पहले साइकोलॉजिस्ट ने अपने क्लाइंट्स को किसी दूसरी थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करना है तो इसे साइकोलॉजिस्ट की मुकम्मल रिपोर्ट देनी होगी। सॉरी, उस साइकोलॉजिस्ट के बारे में मुकम्मल बताना होगा, इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज़ करनी होगी। इसके लिए साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो पहले से ही क्लाइंट को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दें।